नमस्कार। आज हम उतर रहे हैं 1960 के दशक के बॉम्बे की उन अंधेरी बारिश में भीगी गलियों में, जहां रात के साये में एक खौफ पसरा हुआ था। हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ एक साया घूमता था, हाथ में लोहे की रॉड लिए। और सोई हुए बेघरों पर कहर बनकर टूटता था। ये कहानी है 1969 की एक ऐसी फिल्म की जिसने हिंदी सिनेमा में साइकोलॉजिकल थ्रिलर की, आप कह सकती हैं, नींव रखी। साइको रमन। बिल्कुल। हमारे पास इस फिल्म के विश्लेषण, सिनॉप्सिस और इसके असर से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं। तो चलिए इस फिल्म की गहरी, बेचैन करने वाली दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है। ये फिल्म असल जिंदगी के सीरियल किलर रमन राघव की सच्ची घटनाओं से प्रेरित तो है, लेकिन ये उससे कहीं आगे जाती है। हाँ। ये एक कोशिश है ये समझने की कि इंसान के अंदर का अंधेरा मतलब कितना गहरा हो सकता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फिल्म महज अपराध नहीं दिखाते, बल्कि वो अपराध के मनोविज्ञान, समाज की उदासीनता और वो जो धार्मिक भ्रम होता है ना, उसके परतों को कुरेदती है। सही बात है। ये सवाल उठाती है कि कैसे कोई इंसान खुद को भगवान का दूत मानकर दुनिया को साफ करने के नाम पर बेरहमी से हत्याएं कर सकता है। और फिल्म की शुरुआत ही दर्शकों को सीधे उस खौफनाक माहौल में फेंक देती है। रात का वक्त, बॉम्बे की सुनसान गीली गलियां, हाँ, वो माहौल, कुत्तों के दूर से भौंकने की डरावनी आवाज, हाँ। और फिर अंधेरे से उभरती एक परछाई, बिखरे बाल, फटे मैले कपड़े, धसी हुई आंखें जिनमें एक अजीब सी खाली चमक है। ये रमन है। उसके हाथ में वजनी लोहे की रॉड है। वो सड़क किनारे सो रहे एक गरीब, शायद बेघर आदमी के पास रुकता है। कोई हलचल नहीं, कोई चेतावनी नहीं, एकदम सन्नाटा। बस रॉड हवा में उठती है और पूरी ताकत से उस सोते हुए इंसान के सिर पर गिरती है। एक और वार, फिर एक और, काम खत्म। एकदम कच्चा, परेशान करने वाला और यथार्थ के बेहद करीब। हाँ, बिल्कुल। यहाँ कोई मेलोड्रामा नहीं है, बस एक ठंडी, बेरहम हिंसा। हत्या का ये तरीका, सिर पर भारी वस्तु से चोट पहुंचाना, आगे चलकर रमन का सिग्नेचर बन जाता है और ये असली रमन राघव के तरीकों से काफी मिलता जुलता है। अच्छा। सूत्रों के मुताबिक फिल्म में दिखाया गया है कि हत्या के बाद रमन भागता नहीं, बल्कि शांति से खड़ा रहता है, शायद कुछ बुदबुदाता है। ये उसके चेहरे पे दिखने वाली अजीब सी शांति या वो फुसफुसाहट उसके दिमागी हालत की पहली झलक है। मतलब ये इशारा है कि उसके लिए ये महज कत्ल नहीं, शायद कोई अनुष्ठान जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, शायद कोई अनुष्ठान है। अगली सुबह का सीन भी उतना ही प्रभावशाली है। पुलिस की गाड़ी आती है, सायरन की धीमी आवाज। इंस्पेक्टर, जिनका नाम सूत्रों में कभी कमात तो कभी प्रधान बताया गया है, लाश को देखते हैं। आसपास भीड़ जमा है, लोगों के चेहरों पर डर और हैरानी है। इंस्पेक्टर को जल्द ही एहसास होता है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। हाँ, ये पैटर्न दिखने लगता है। पिछले कुछ हफ्तों में शहर के अलग अलग हिस्सों में, खासकर बाहरी इलाकों और झुग्गी बस्तियों के पास, इसी तरह की कई और हत्याएं हुई हैं। शिकार हमेशा गरीब और बेघर लोग होते हैं। हाँ, वल्नरेबल लोग। रात में सोते हुए मारे गए, और तरीका हर बार एक जैसा, सिर पर कुचल देने वाला वार। यहाँ ये समझना जरूरी है कि 1960 के दशक में भारत में सीरियल किलर का विचार, वो कॉन्सेप्ट ही आम नहीं था। हाँ, बिल्कुल नया था। पुलिस के लिए ये बिल्कुल नई और चौंकाने वाली चुनौती थी। उनके पास ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए कोई स्थापित प्रोटोकॉल या मनोवैज्ञानिक समझ नहीं थी। सही। फिल्म बहुत प्रभावी ढंग से दिखाती है कि कैसे शहर में, खासकर गरीब बस्तियों में जहां लोग खुले में या अस्थायी घरों में सोते हैं, डर एक महामारी की तरह फैलता है। लोग रात में जागते रहते हैं, पहरा देते हैं, समूहों में सोने लगते हैं। हाँ, वो दहशत का माहौल बन जाता है। पुलिस पर मीडिया और जनता का भारी दबाव बन जाता है और अखबार इसे साइको किलर या शैतान कातिल जैसे नामों से छापते हैं। और इसी खौफ के बीच फिल्म हमें रमन के दूसरे चेहरे से मिलवाती है, दिन के उजाले में। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक बिल्कुल साधारण, बेहद गरीब आदमी है। कभी किसी मंदिर के बाहर भीख मांगता दिखता है, कभी रेलवे स्टेशनों पर या डॉक्स पर छोटे मोटे कुली के काम करता हुआ, कभी बस यूं ही सड़कों पर भटकता हुआ। कोई पहचान ही नहीं सकता। उससे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यही शख्स रात को वहशी कातिल बन जाता है। कुछ सूत्र बताते हैं कि फिल्म में ऐसे दृश्य हैं जहां वो दिन में खुद से बातें करता है, आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाता है, भगवान ने मुझे चुना है, ये दुनिया पापियों से भर गई है, मुझे इसे साफ करना है। एक जगह वो रेलवे ट्रैक के पास अपनी एक छोटी सी मेकशिफ्ट श्राइन, पत्थरों और तस्वीरों से बनी पूजा की जगह पर मोमबत्ती जलाकर बैठा है
और बड़बड़ा रहा है, तू ही रास्ता दिखाता है, पाप मिटाना ही मेरा धर्म है। ये रमन के मन के गहरे विभाजन को दिखाता है। स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं, पर एक तरह का विभाजन। एक तरफ उसका धार्मिक भ्रम है, जहां वो खुद को दैवी मिशन पर निकला हुआ मानता है, हाँ। और दूसरी तरफ उसकी हिंसक प्रवृत्ति है, जिसे वो इस भ्रम के जरिए जायज ठहराता है। हाँ। वो पापियों को साफ करने को अपना पवित्र कर्तव्य समझता है। अच्छा। उसका दिन का ये सामान्य बल्कि दयनीय दिखने वाला व्यवहार उसके अंदर पल रहे भयानक पागलपन पर एक पर्दा डालता है। हाँ। और यही चीज उसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है। हाँ, क्योंकि कोई शक ही नहीं करेगा। बिल्कुल। ये फिल्म उस असहज करने वाले सच को उजागर करती है कि कैसे भयावह असामान्यता सामान्यता के नकाब के पीछे छिप सकती है। वो सिर्फ गुस्से या नफरत में नहीं मार रहा, उसके दिमाग में एक विकृत धार्मिक तर्क पर आधारित उद्देश्य है जो उसे और भी अप्रत्याशित बनाता है। फिल्म महज हत्याएं और पुलिस की जांच ही नहीं दिखाती, बल्कि फ्लैशबैक्स के जरिए हमें रमन के अतीत की झलक भी देती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है सा। ये फ्लैशबैक्स उसके वर्तमान को समझने की एक तरह से कुंजी पेश करते हैं। हम देखते हैं एक बेहद गरीब घर, एक शराबी और हिंसक पिता जो उसकी माँ को बेरहमी से पीटता है। उफ। बचपन लगातार उपेक्षा, अपमान और हिंसा के साये में गुजरा। सूत्र बताते हैं कि उसने बचपन में जानवरों पर क्रूरता दिखानी शुरू की थी। शायद वहीं से उसकी हिंसा की शुरुआत हुई। अच्छा, ये एनिमल क्रूअल्टी वाला एंगल भी है। हाँ, एक अहम फ्लैशबैक का जिक्र मिलता है जिसमें उसने अपने पिता को वेश्यावृत्ति में लिप्त देखा, जिससे उसके मन में समाज के भ्रष्ट या पापी माने जाने वाले लोगों के प्रति गहरी घृणा पैदा हुई। तो वो ट्रिगर बन गया एक तरह से। शायद इसलिए वो अक्सर शराबियों, जुआरियों या रेड लाइट एरिया के आसपास के लोगों को निशाना बनाता है। एक विश्लेषण में तो ये तक कहा गया है कि शायद एक फ्लैशबैक में ये दिखाया गया है कि उसने अपने पिता को ही, जिसे वो शायद पहचान नहीं पाया या भिखारी समझ बैठा, पत्थर मारकर घायल कर दिया या मार डाला। ओह। और इसी घटना ने उसके मानसिक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया। ये फ्लैशबैक महज जानकारी नहीं है, ये रमन के किरदार को एक मनोवैज्ञानिक गहराई देने की कोशिश करते हैं। वो उसके बचपन के ट्रॉमा को उसकी वयस्क हिंसा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। साथ ही ये समाज की उन कड़वी सच्चाइयों जैसे भीषण गरीबी, घरेलू हिंसा, सामाजिक उपेक्षा पर भी उंगली उठाते हैं। सही बात है। जो शायद ऐसे किरदारों के बनने में अनजाने में ही सही भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल। ये फिल्म दर्शकों के सामने एक मुश्किल सवाल खड़ा करती है। क्या रमन जन्म से ही बुरा था या उसे उसके हालातों और समाज ने ऐसा बना दिया? और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कोई आसान जवाब नहीं देती। जांच आगे बढ़ती है और फिल्म में हत्या के और भी परेशान करने वाले दृश्य आते हैं। एक सीन का जिक्र है जहां वो रात में एक अकेली महिला के दरवाजे पर दस्तक देता है, पीने के लिए पानी मांगता है। अच्छा। जैसे ही महिला पानी लेने अंदर मुड़ती है, वो पीछे से उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी घर के अंदर से बच्चे के रोने की तेज आवाज आती है और रमन अचानक घबरा जाता है, हथियार वहीं छोड़कर भाग जाता है। अरे, ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, एक और सीन में वो एक शराबी को सड़क पर लड़खड़ाते देखता है, उसे टोकता है कि शराब पीना पाप है। जब वो शराबी हंसकर उसे नजरअंदाज करता है तो रमन गुस्से में उसे मार डालता है। ये दृश्य दिखाते हैं कि रमन की हिंसा सिर्फ रात में सो रहे बेबस लोगों तक ही सीमित नहीं है। वो उन लोगों को भी निशाना बना सकता है जिन्हें वो सक्रिय रूप से पाप करते हुए देखता है। हाँ, जिन्हें वो गलत समझता है, जिन्हें वो अपने विकृत नैतिक पैमाने पर गलत पाता है। उसका ट्रिगर पॉइंट साफ है। वो जिसे अनैतिक या भ्रष्ट समझता है, वो उसके गुस्से का शिकार बन सकता है। लेकिन वो बच्चे के रोने पर उसका घबराकर भाग जाना, वो एक दिलचस्प मोड़ है। क्या मतलब हो सकता है इसका? ये शायद उसके अंदर कहीं दबी क्षणिक मानवीय प्रतिक्रिया को दिखाता है, या फिर पकड़े जाने के डर को, या शायद बच्चों को वो निर्दोष मानता हो, कौन जाने। ये एक छोटा सा लम्हा, एक पल, उसके किरदार की जटिलता को और बढ़ाता है। पुलिस अब पूरी तरह हरकत में आ चुकी है। शहर भर में जाल बिछा दिया जाता है, मुखबिरों को काम पर लगाया जाता है। हाँ, पूरी फोर्स लग जाती है। झुग्गी बस्तियां, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स, मंदिरों के आसपास, रेलवे स्टेशंस, डॉकयार्ड्स, हर उस जगह पर निगरानी रखी जाती है जहां रमन जैसे लोग मिल सकते हैं। बिल्कुल। एक सूत्र बताता है कि एक चश्मदीद गवाह पुलिस को बताता है कि उसने एक अजीब, पागल जैसे दिखने वाले आदमी को भगवान का नाम या कुछ धार्मिक बातें बड़बड़ाते हुए घटनास्थल से भागते देखा है। अच्छा, तो एक लीड मिलती है। पुलिस इस विवरण के आधार पर उसका स्केच बनवाती है और शहर में लगवा देती है। एक सीन में पुलिस उसे लगभग पकड़ ही लेती है जब वो एक शराबी पर हमला कर रहा होता है,
लेकिन वो तेजी से अंधेरी गलियों की भीड़ में गायब हो जाता है। उफ, बाल बाल बचा। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती है। कैसे? इस पर सूत्रों में थोड़ी भिन्नता है। हाँ, क्या बताते हैं सूत्र? कुछ कहते हैं कि उसे एक रात अपराध स्थल से भागते हुए या ताज़ा हमला करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कुछ अन्य विश्लेषण बताते हैं कि पुलिस को किसी बच्चे या मुखबिर से पक्का सुराग मिला कि वह शहर के बाहर किसी मंदिर के खंडरों के पीछे छिपा हुआ है और पुलिस ने जाल बिछाकर उसे वहां से पकड़ा। अच्छा। पकड़ने के दौरान के दृश्यों में काफी तनाव और एक्शन दिखाया गया है। सूत्रों के अनुसार रमन पकड़े जाने पर हिंसक रूप से लड़ता है, गालियां देता है, चिल्लाता है, छोड़ो मुझे, तुम सब पापी हो, मैं भगवान का आदमी हूं। लेकिन थाने पहुंचने के बाद का दृश्य एकदम अलग और बेहद ठंडा है। पूछताछ के कमरे में इंस्पेक्टर और कुछ पुलिस वाले हैं और सामने रमन बैठा है। हाँ, वो इंटरोगेशन सीन। पहले वो बिल्कुल चुप रहता है, खाली नजरों से घूरता रहता है। फिर उसके होठों पर एक हल्की अजीब सी मुस्कान आती है और फिर वो अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं, सिर्फ पागलपन और शायद तिरस्कार झलकता है। डरावना है ये। जब इंस्पेक्टर उससे पूछता है तो वो शांत होकर कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो सब पापी थे, कीड़े मकोड़े थे, मैंने बस गंदगी साफ की है। भगवान ने मुझे यही करने को कहा था, दुनिया को पाक करना है। उफ। वो हत्याओं का ब्यौरा ऐसे देता है जैसे वो किसी धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन कर रहा हो। हर कत्ल को भगवान की मर्जी बताकर जायज ठहराता है। उसकी आंखों में रत्ती भर भी पछतावा नहीं, सिर्फ एक गहरा अटल विश्वास दिखता है। ये कबूलनामा फिल्म के सबसे सिहरन पैदा करने वाले पलों में से एक है। यहाँ दर्शक सीधे रमन के विकृत मन की गहराइयों में झांकते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि वो अपनी एक अलग दुनिया में जी रहा है, जहां नैतिकता, सही गलत के मायने बिल्कुल बदल चुके हैं। उसकी वो भयानक हंसी सिर्फ पागलपन का प्रतीक नहीं है, शायद ये उस पूरी सामाजिक और कानूनी व्यवस्था पर एक क्रूर कटाक्ष भी है जिसे वो खुद भ्रष्ट और पापी मानता है। हो सकता है। उसकी शांति और तर्क पुलिस वालों को भी अंदर तक हिला देते हैं। वे समझ नहीं पाते कि वे एक पागल से बात कर रहे हैं या एक शैतान से। इसके बाद कानून के मुताबिक रमन का मानसिक परीक्षण होता है। मनोचिकित्सक उससे बात करते हैं, उसकी जांच करते हैं। हाँ, साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि रमन पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। वो बताते हैं कि रमन ऐसी आवाजें सुनता है जो असल में है ही नहीं, ऑडिटरी हैलुसिनेशंस। उसे लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, पैरानोया। हाँ। और वो खुद को कोई महान व्यक्ति या भविष्यवक्ता समझता है, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर। क्लासिक सिम्टम्स हैं ये। लेकिन जब रमन को ये बताया जाता है तो वो इसे सिरे से खारिज कर देता है। वो चिल्लाता है, मैं पागल नहीं हूं, तुम सब पागल हो जो इस पाप भरी दुनिया में जी रहे हो। या शायद वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर पागल आप है क्योंकि आप भगवान की आवाज नहीं सुन सकते। हाँ, और ये जो है ना, यहाँ फिल्म एक और परत खोलती है। एक विश्लेषण बताता है कि इंस्पेक्टर कामात प्रधान खुद डॉक्टर की इस पागलपन वाली थ्योरी से पूरी तरह सहमत नहीं होते। अच्छा, इंस्पेक्टर को शक है। वो शायद कहते हैं ये पागल होने का नाटक कर रहा है, ये शातिर है, ये सोच समझकर चुन चुन कर मार रहा है। ये असहमति फिल्म के केंद्रीय नैतिक दुविधा को और गहरा करती है। क्या रमन वाकई अपनी मानसिक बीमारी का शिकार है और अपने किए के लिए जिम्मेदार नहीं है, या वो बुराई का साक्षात रूप है जो पागलपन का बहाना बना रहा है? और फिल्म जवाब नहीं देती इसका। फिल्म इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचती है और यहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी महत्वपूर्ण हो जाती है। रमन की मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए निर्देशक उस समय के हिसाब से बहुत नई और एक्सपेरिमेंटल तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डिस्टॉर्टेड या टेढ़े-मेढ़े कैमरा एंगल जो दुनिया को उसकी बिगड़ी हुई नज़र से दिखाते हैं, गूंजती हुई अस्पष्ट आवाज़ें जो उसके अंदर के शोर और भ्रम को दर्शाती हैं, और कुछ असली से दिखने वाले सपने जैसे सुरियल दृश्य। हाँ। अच्छा, विजुअल्स के जरिए। हाँ, ये तकनीकें दर्शक को महज बताती नहीं बल्कि महसूस कराती हैं कि रमन के खंडित दिमाग के अंदर होना कैसा होता होगा। ये भारतीय सिनेमा के लिए वाकई एक साहसिक कदम था। कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। सूत्रों में थोड़ा अंतर है कि ये कैसे होता है। या तो रमन को सजा हो जाती है और जेल ले जाते समय वो भाग निकलता है, या मुकदमे के दौरान ही वो किसी तरह पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। नतीजा एक ही है, रमन वापस बॉम्बे की उन्हीं अंधेरी खतरनाक गलियों में है, हाथ में फिर से वही लोहे की रॉड लिए, और शहर में फिर से दहशत। इस बार उसका इरादा क्या है? क्या वो इंस्पेक्टर से बदला लेना चाहता है या बस अपनी रुकी हुई सफाई मुहिम को जारी रखना चाहता है? शहर में फिर से दहशत फैल जाती है
उसके भागने की खबर आग की तरह फैलती है। लोग कानाफूसी करने लगते हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। ऐसा माहौल बन जाता है जैसे कोई भूत या पिशाच वापस आ गया हो। साइको रमन फिर से आ गया है। हाँ, ये दिखाता है कि अब वो सिर्फ एक अपराधी नहीं रह गया है, वो शहर के सामूहिक डर, अनजाने खौफ का एक जीता जागता प्रतीक बन चुका है। उसका अस्तित्व ही अब लोगों के लिए आतंक का पर्याय है। आखिरी टकराव रात में तेज बारिश के बीच होता है। इंस्पेक्टर कमाद प्रधान को सुराग मिलता है और वो रमन का पीछा करते हुए रेलवे लाइनों के पास पहुंचते हैं। वो फाइनल चेस सीन, कीचड़ भरी अंधेरी गलियों से होते हुए भागते दौड़ते आखिरकार पुलिस रमन को घेर लेती है। वो फंस चुका है लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। वो चीखता है, शायद बारिश और गरजते बादलों के शोर में उसकी आवाज डूब रही है, तुम सब पापी हो, तुम सब गंदे हो, मैं तुम्हें साफ करने आया हूं, मैं भगवान हूं। या शायद वो इंस्पेक्टर पे चिल्लाता है, तू भी पापी है, मैं तुझे भी साफ कर दूंगा। इंस्पेक्टर के पास कोई चारा नहीं बचता। वो गोली चलाते हैं। गोली रमन को लगती है। वो लड़खड़ाता है और घिर पड़ता है। और तभी ट्रेन आती है। ठीक उसी समय पास की पटरी से एक तेज रफ्तार ट्रेन गुजरती है। उसका कान फाड़ देने वाला शोर रमन की आखिरी चीख या शायद उसकी उसी भयानक हंसी को निगल जाता है। उफ! कुछ विवरण कहते हैं कि मरते हुए भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो फुसफुसा रहा था, हर इंसान के अंदर एक रमन छुपा है। ओह! रेलवे ट्रैक का प्रतीकवाद, जिंदगी की पटरियों से उतर जाना, या शायद आधुनिक दुनिया की बेरहम गति, आखिरी टकराव की जगह, बारिश और अंधेरा, ये सब मिलकर अंत को बहुत प्रभावशाली और यादगार बनाते हैं। सही बात है। रमन मर जाता है लेकिन उसके शब्द हवा में एक बेचैन करने वाले सवाल की तरह तैरते रह जाते हैं। तो ये थी कहानी 1969 की फिल्म साइको रमन की। एक ऐसी फिल्म जो यकीनन अपने समय से बहुत आगे थी। एक कातिल जो खुद को भगवान का दूत समझता है, जिसका पागलपन शायद उसके दर्दनाक अतीत, सामाजिक उपेक्षा और धार्मिक भ्रम की उपज है। और एक पुलिस इंस्पेक्टर जो उसे पकड़ने और समझने के जुनून और उलझन से गुजरता है। तो इन स्रोतों से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि ये फिल्म सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये नैतिकता के मुश्किल सवालों से टकराती है। पागलपन क्या है? बुराई क्या है? क्या समाज भी ऐसे राक्षस बनाने में भागीदार होता है? ये सवाल तो बिल्कुल उठाती है फिल्म। ये दिखाती है कि कैसे गरीबी, हिंसा और उपेक्षा का चक्र इंसान के मनोविज्ञान पर कितना गहरा असर डाल सकता है। और ये इस बात पर भी सोचने को मजबूर करती है कि कैसे धार्मिक विश्वास या आस्था को तोड़ मरोड़ कर हिंसा को जायज ठहराने का हथियार बनाया जा सकता है। हाँ, ये आज भी कितना रेलेवेंट है, जो आज भी दुनिया में एक प्रासंगिक मुद्दा है। और वो इंस्पेक्टर की कही गई या रमन की मरते वक्त की फुसफुसाई गई लाइन, शायद हम सबके अंदर एक छोटा सा रमन छिपा है, या शायद हर इंसान के अंदर थोड़ा पागलपन होता है, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल। ये शायद फिल्म की सबसे यादगार और परेशान करने वाली विरासत है। बिल्कुल, ये लाइन महज एक डायलॉग नहीं, ये फिल्म का सार है, एसेंस है। ये सवाल उठाती है कि क्या बुराई सिर्फ रमन जैसे अलग या पागल लोगों में ही होती है, या वो मानवीय स्वभाव का ही एक हिस्सा है जो समाज के दबाव, हालातों की मार या अंदरूनी संघर्षों के चलते कभी भी सतह पर आ सकता है। क्या हम सब में अंधेरे का एक कोना होता है? गहरा सवाल है। इस फिल्म की विरासत आज भी जिंदा है। इसने न सिर्फ अनुराग कश्यप की 2016 की फिल्म रमन राघव 2.0 जैसी आधुनिक कृतियों को प्रेरित किया, हाँ, वो तो काफी चर्चित हुई थी, बल्कि ये आज भी सिने प्रेमियों, फिल्म इतिहासकारों और मनोविज्ञान में रुचि रखने वालों के बीच एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। खासकर अपने डार्क टोन, यथार्थवादी चित्रण, प्रायोगिक सिनेमाटोग्राफी और वो जो नैतिक अस्पष्टता है ना, हाँ, वो ग्रे एरिया जो दर्शकों को आसान जवाब नहीं देती। फिल्म का अंत भले ही रमन की मौत से होता है, लेकिन वो एक सवाल हमारे जहन में छोड़ जाता है। वो आखिरी संवाद, शायद हर इंसान के अंदर थोड़ा सा रमन छिपा है। ये इंसान की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? क्या ये कहानी सिर्फ एक मनोरोगी हत्यारे की थी, या ये हमारे समाज के भीतर और हमारे अपने अंदर मौजूद अंधेरे कोनों की तरफ भी एक बेचैन करने वाला इशारा है? ये एक विचार है जिससे आप अपने साथ ले जा सकते हैं, इस पर सोचने के लिए।